जो म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं उनकी नीलामी की जा रही है। तो इस हवाले से आज हम बात भी है करेंगे ना कि एक बंदे ने सारी ज़िंदगी उस दुकान के ऊपर, उस जगह के ऊपर अपना नाम बनाया है, और बाद में आप आके हैं जी आप अपनी दुकान वापस जो है नीलामी क्या में खरीदने आ रहे दुकानों की नीलामी होना ज़रूरी है? सामने आया नीलामी हैं। वाला, इसमें क्या किसी का मफाद हो सकता है? बराबर हकूक है सारों के। तो जो ऑलरेडी बैठा है वो भी तो पाकिस्तान का रिहायशी है, वो कोई अच्छा बांग्लादेश यहाँ से पे या कहीं बाहर से उठ कर अच्छा नहीं आया एक हुआ। चीज़ है ये जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNC 24। मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। प्रोग्राम आवाज़ आपकी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खबर कुरैशी जो एक्टिव साफ़ी हैं और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं जी। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रुस्तम भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया, और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना स्टूडियो जो नया बनाया है। अल्लाह ताला इसमें जो आपको मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और आपको मज़ीद आमीन। कामयाबी अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आज का हमारा जो मौजू है मंडी बौद्ध में एक करंट इशू है कि जो म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं उनकी नीलामी की जा रही है। तो इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे और जो कुछ हक़ाइक़ हैं हमारे पास हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो खबर भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या दुकानों की नीलामी होना ज़रूरी है, होनी चाहिए? जी रुस्तम भाई, मैं ये समझता हूँ कि दुकानों की जो नीलामी है इससे बहुत सारे अभाम पैदा होंगे, और ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है कि दुकानों की नीलामी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुकानों की नीलामी करने से जो लोगों का ताजुर्बा नुकसान होगा वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। इससे बहुत सारे जो मुफाद परस्त लोग हैं उन्हें जो है वो फ़ायदा उठाने का, माली फ़ायदा उठाने का और माली नुकसान पहुँचाने का दूसरों को उससे मौका मिलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसकी नीलामी है वो जो ताजिर जो इतने अरसे से अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं उनके साथ सख्त ज़्यादती है कि दुकानों को नए सिरे से इनको नीलाम किया जाए। अच्छा अरसा 40 साल से ये नीलामी नहीं हुई, ठीक है। वैसे ये कोई ऐसा है गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल है, एक पॉलिसी है कि कितने अरसे बाद नीलामी होती है? देखिए, ऐसा जो रूल जो होते हैं वो तो जब आप किसी से भी किराएदारी का जो मुआहदा करते हैं, किसी को आप दुकान देते हैं, उस टाइम ये पॉलिसी मुरतब की जाती है, उस टाइम ये तय किया जाता है। अब जैसे कि अक्सर जो इसकी जो महकमा औकाफ की जो जगह हैं वो लोग 100 साल के लीज़ पे दे दी जाती थी। तो उसके ऊपर जो है पिछले दिनों हुकूमत ने बैन लगा दिया और उसकी लिमिट मुकर्रर कर दी। बहुत सारे इदारे जैसे कि रेलवे हो गया, इनकी अगर कोई जगह बाकी पड़ी है तो वो भी पहले जो है वो 50 साल 100 साल के लिए दी जाती थी, तो उसकी एक पॉलिसी मुरतब की जाती थी। अब जो है उन्होंने उसको 5 साल कर दिया या 10 साल कर दिया उसको। तो हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने ये पहले सवाल किया, जो लोग किराए के ऊपर बैठे हुए हैं ये असूल है कि 10% जो है वो किराया हर साल बढ़ता है। तो अगर 10% किराया हर साल बढ़ता है और जो बंदा 40 साल से बैठा है उसके किराए में और नए आने वाले बंदे के जो किराए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा खबर भाई, यहाँ पे शहर के मरकज़ में जहाँ पे ये दुकानें वाक़ हैं और 7 दुकानों का 50-50 हज़ार रुपया किराया है, और इन दुकानों का जो अरसा 40 साल से जब से भी ये दुकानें उनके पास मौजूद हैं, लोगों के पास जो भी रहे वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, वो 2000 रुपया या 3000 रुपया दे रहे हैं। तो किराया बढ़ना चाहिए या इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए अगर नीलामी नहीं होती? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीलामी नहीं होनी चाहिए, ताजिरों का उनका नुकसान है, ये उनके साथ ज़्यादती है, तो इसका क्या तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का भी तो इसमें नुकसान है अगर किराया नहीं बढ़ता तो। अच्छा, इसमें जैसे आपने पहले बात की है ना कि एक दुकान है उसका किराया मेरा नहीं ख्याल 2-3 हज़ार किसी भी दुकान का किराया हो मेन बाज़ार के अंदर, या उसने अगर जो अगर ऐसा है भी है। जिसने रजू किया उसने यही लिखा है कि इनका इतने 2000, किसी का 2500 रुपया किराया। चले, उन्होंने तो एक अमाउंट ऐसी बताई है ना जो मेरा ख्याल है कम से कम शायद, मतलब अगर वो दुकान उसकी बल्ले की दुकान है और वो किसी ऐसी जगह मौजूद है, किसी तंग उसमें मार्केट में मौजूद है, तो शायद उसका किराया, या क्योंकि बल्दिया की सारी दुकानें जो हैं वो सेम साइज़ के अंदर नहीं है, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का दुकान का साइज़ छोटा है। तो जो आपने जो बात की कि एक दुकान है उसका किराया 50,000 रुपये किराया है और एक दुकान है उसका किराया वो इंतहाई कम है, तो उसके अंदर देखें रुस्तम भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बंदा किराए पे लेता है और एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो किराए पे लेता है उसमें डिफरेंस होता ही होता है। जैसे आप मार्केट वैल्यू का हिसाब लगाएं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो गवर्नमेंट के रेट के अंदर उसकी 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, तो अगर वो प्राइवेट के अंदर आएंगे, खरीदने में आएंगे या बेचने में आएंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली 15 लाख 18 लाख 20 लाख पे उसकी चली जाती है। तो इसलिए हमेशा प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसका किराया, क्योंकि लोगों की मर्ज़ी से वक्तन फ़वक्तन उसका टेन्योर भी थोड़ा होता है। अब जैसा कि हमने बताया कि 40 साल से जो है इन दुकानों की नीलामी नहीं हुई है, इनका किराया जो नहीं तय किया गया। तो 40 साल पहले अगर हम 40 साल पीछे चले जाएँ तो उस टाइम पाकिस्तान के जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। पाकिस्तान और जो रुपीज़ जो पाकिस्तानी पैसा है उसका और जो डॉलर है उसका रेट में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं था। तो अब जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन गया है। लेकिन
अगर एक बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदता है तो देखे ना, उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, यहाँ पे अब आम नॉर्मल दुकान का रेट जो है वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो है वो एक छोटे साइज की दुकान आपको इतने में मिलती है। तो एक बंदा जो सरमायादार है वो तो ज़ाहिर है उन्हें किराया लेने के लिए उसको उसका वो पैसे उसके भरने हैं, तो वो तो किराया ज़्यादा कर लेता है। अब गवर्नमेंट ने कहाँ से दुकानें खरीद की हैं? ये तो अरसा दराज से, जब से पाकिस्तान बनने, बल्कि दुनिया के जब से कायम है तब से ये ज़मीन मौजूद है, ये जगह मौजूद है, और फिर बाद में पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और उसकी जो वो हदबंदी हुई कि ये बाज़ार है और इस तरह से इंक्रीज़ होता होता। या आप ऐसा कह लें कि एक और मसला यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन की गुज़ार करना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसने पुराने वक्तों के अंदर मंडी बहाउद्दीन के अंदर, जब ये एक कस्बा नुमा जगह थी, उस टाइम जो है इसका वो जो ग्राउंड लेवल है वो बहुत कम था। उस टाइम अगर उसने एक वो ढाबा सा बनाया था, उसमें वो छोटी सी दुकान बनाई थी, फिर उसके ऊपर रोड बने, गलियां बनी, भर्ती पड़ी, तो पढ़ते पढ़ते अब मेरा ख्याल है ऐसे ऐसे मैंने जगह देखी है कि लोगों की दो दो दुकानें जो है वो दो दो मंजिला नीचे चली गई हुई हैं, जो पुराने वक्तों की हैं। तो उसमें होता क्या है कि लोग जो होते हैं प्राइवेट, जो दुकानों के मालिक होते हैं वो तो खुद जगह बना के देते हैं दुकानें, लेकिन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है इसके ऊपर आपने खुद जो है वो अपने, चाहे वो प्लाजा बनाना है या कुछ भी बनाना है, वो आपने खुद अपनी गिरा से करना होता है। वो गवर्नमेंट तो नहीं आपको करके देती ना कि आज जो है मतलब अगर वो जगह नीचे चली गई है तो हम आपको बना देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि गवर्नमेंट ने उसको बना के दिया हो। तो एक बंदा जिसने 40 साल वहाँ पर बैठ के मेहनत की है, जिसने वहाँ पर 40 साल बैठ के अपना नाम कमाया, अपना मयार बनाया है, अपने बिजनेस का उसने नाम बनाया है, अपनी मदद आपके तहत उसका नाम बनाया और दिन रात मेहनत करके उसने अपने कारोबार को जो है वो 4 चांद लगाए हैं। तो एकदम से आके कह देना कि जनाब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग जो उसकी नीलामी करेंगे और आप अपनी ही प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है, आप उसको दोबारा वो रीसेल करें या दोबारा उसकी नीलामी करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ताजरों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक भी है और एक कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म अच्छा, नहीं हो ये तो सकता। बात हो गई कि आपने कहा कि जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं उन्होंने उसके ऊपर लागत अपनी मदद आपके तहत जो भी उन्होंने ऊपर किया उस पर खर्चा किया, ठीक है, तो वो अब उनसे नीलामी होती है तो उनका नुकसान है। तो ये तो एक मसला हो गया। अब ये बात है कि कुछ मेरे ज़राए के मुताबिक कि 6 से 7 दुकानें या कुछ लोगों ने आगे रेंट पे दी हुई हैं गवर्नमेंट की दुकानें, यानी कि उनसे वो किराया वसूल कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ज़राए नाकस भी हो सकते हैं, इस बारे में मैं आपसे जानना नहीं है, ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब हर बंदा वहाँ पे खुद मालिक बैठा हुआ है, लेकिन उसमें ये होता है कि किरायादारी का एक असूल है कि आप किराए की दुकान लेके आगे उसको किराए के ऊपर नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों की सज़ा जो है वो बाकी सारे ताजरों को दे दी जाए। अच्छा खबर भाई, यहाँ पे एक मसला तो समझ आता है कि ज़्यादती है, जो 500 से ऊपर मेरे ख्याल से दुकानें हैं, तकरीबन ठीक है, तो उनके साथ तो ज़्यादती है, उन्होंने खर्चा किया है और बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती। क्या आप ये समझते हैं कि ये कुछ लोगों को तो रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, तो क्या बाकी किसी का हक छीना तो नहीं जा रहा इस मसले में? अगर नीलामी नहीं जी होती बिल्कुल किसी और का हक छीना तो नहीं जा रहा? नहीं, नीलामी ना होने से किसका हक छीना जा सकता है? मतलब कैसे? मुझे मैं नहीं समझा किसी ख्वाहिशमंद का। हो कि हमें भी नीलामी हो, हमें भी जो दुकानें गवर्नमेंट की मिले, हम भी कम कराओं में अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि ये सोच तो छोटे ताजर की होती है ना कि मैं कम किराए में शहर में रह के मैं कारोबार कर सकूं। देखें, ख्वाहिश का और हक का, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। ख्वाहिश तो ये होती है ना कि यार मुझे ये भी प्रॉपर्टी मिल जाए। मतलब ये है कि रिलीफ में, अब ख्वाहिश मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे सरकारी अस्पताल जो है उसमें मेरा इलाज, मुकम्मल इलाज हो जाए, कि मेरी ख्वाहिश है यार मैं जलील ना हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखें, ये तो है अपनी ख्वाहिश एक जगह पे, लेकिन आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी के ख्वाबों को, किसी की कई सालों की और कई नस्लों की मेहनत को ख़राब कर देना, मैं नहीं ये समझता कि ये अच्छा अमल है। और जैसा कि आपने बात की हक की, तो क्या आपको लगता है कि जो देखें, हक तो गवर्नमेंट की जो चीज़ है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का ही हक है ना, उसके ऊपर किसी प्राइवेट बंदे का हक नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट के लिए जितनी अवामुन्नास है ये सारी बराबर हकूक़ की जो है वो रखती है कि बराबर हकूक़ है सारों के। तो जो ऑलरेडी बैठा है वो भी तो पाकिस्तान का रिहायशी है, वो कोई बांग्लादेश अच्छा, से या कहीं बाहर से उठ अच्छा कर नहीं एक आया चीज़ हुआ। है, ये जब पहले अभी इतने सालों से नीलामी नहीं हुई, तो आप क्या समझते हैं कि अभी भी कोई फ़ायदा उठा रहा है जो दुकानदार वहाँ पे रह रहे हैं, या अभी ये दोबारा ये मसला सामने आया नीलामी वाला, इसमें क्या किसी का मफाद हो सकता है? इसमें बहुत सारे जो मुफाद परस्त लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मुफाद है जो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जो नीलामी के अंदर जाके बैठेंगे, उसकी सिक्योरिटी जो है वो दुकान की वो अदा करेंगे और बैठ के फ़र्ज़ करें मैं किसी भी एक बड़ी उसका फ़र्म का नाम ले लें। हमारे यहाँ पे मंडी बहादुर में बहुत सारी फ़र्में हैं, नामी गिरामी फ़र्में हैं, जिन्होंने कई कई साल जो है वो मतलब जिनके वालिद साहब या जिनके दादा वहाँ पे उन्होंने वो दुकान चलाई, उसके बाद उनके वालिद ने चलाई, फिर वो खुद आगे यहाँ पे मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो इम्तिहान है
ये फ़र्क यानी यार मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक जगह सारी ज़िंदगी गुजार दी है, वहाँ पे कारोबार के अंदर नाम बनाया है, तो मैं तो उसको किसी भी कीमत में वापस लेने के लिए वो तैयार बैठा हूँ। अच्छा तो उससे फ़ायदा जो है, उससे फ़ायदा अल्टीमेटली वो लोग लेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में जो ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें जो सरमायादार हैं वो ही फायदा उठा सकते हैं। जिस सरमायादार भी फ़ायदा उठाएंगे और जो दिहाड़ीदार है वो भी फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में। और इसके अंदर सिर्फ ये फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि उस ताजिर का, उस दुकानदार का नुकसान भी इस मत में किया जाएगा कि अगर वो पहले किराया दे रहा है 10,000, तो कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसने तो वो 20,000 में 40,000 रुपये उसने खरीदना ही खरीदना है, उसको वापस लेने लेना है। तो बजाय लोग ये देखने के कि यार उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने दूसरे का नुकसान करना है, तो किराया इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो मेरा ख्याल है कि प्राइवेट दुकान से भी ज़्यादा हो जाएगा शायद। यहाँ गवर्नमेंट ये भी तो सोच सकती है, यहाँ में 2,000 मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, अगर 10,000 मिल जाए तो अपना हमारा गवर्नमेंट का फायदा होगा, हम कुछ और काम कर सकते हैं इससे, या जो भी मंडी के लिए कर सकते हैं, इसमें ये भी तो हो सकता है। नहीं, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आपने अपने जो मुल्क के जो कर्जे हैं उनका सूद अदा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उससे, मतलब जो आपका जो आ रहा है, जो गवर्नमेंट जो कमा रही है इस टाइम, वो तो सूद में। लेकिन चले वो भी जाहिर हमने देना, चलते हैं, वो तो हमने देना तो है। आपका ये सवाल आपका बड़ा वैलिड है, हमने वो कर्जा हमने उतारना तो है, इसमें शक तो कोई नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उससे मखसूस दुकानदारों का, सारी बातें साथ लेकर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सारी बातें साथ लेकर चलनी चाहिए हमें, कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और सिर्फ हमें अपने शहर के बारे में, अपने सिर्फ कुछ मसाइल के बारे में नहीं समझिए, पूरे अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर ये छोटे छोटे जो शहरों के मसले हैं, अगर हम इन पे सब अपने अपने शहर की सोचेंगे, तो अपने अपने शहर के जो उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो पूरा पाकिस्तान ही खुशहाल होगा। वो बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन अब उस खुशहाली के अंदर आप ये देखेंगे कहीं किसी ताजर का घर बर्बाद तो नहीं हो रहा, कहीं किसी की जो नस्लें वो ख़राब तो नहीं हो रही। जी नाजरीन, यहाँ पे एक चीज़ ये वाज़ह होती है कि अगर नीलामी होती है, मेरे ख्याल से किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा, छोटे ताजर को रिलीफ नहीं मिलेगा, जो भी बोली लगाता है या कोई ज़्यादा दाम देता है सरमायाकार, उसके ही फायदा हो सकता है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। आगे अब चलते हैं जी, अंजुमन ताज। और मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ लोग इसकी बोली ज़्यादा इसलिए भी देंगे कि मेरी उससे दुश्मनी है या मेरी उससे कारोबारी टसल है, इसमें टसल भी आ जाएगी, इसमें जो है वो ब्लैक मेलिंग भी आएगी, इसमें दिहाड़ियाँ भी लोग लगाएंगे कि भाई तुम्हारी ये फलां बिल्डिंग है और मैं भी इसका साथ में, मतलब मैं इसका बोली देने वाला बंदा हूँ, तो बताओ मुझे कितने पैसे देते हो, अप्रिशिएट होगा। ये नॉर्मल बातें ये वाली, और ये आजकल जो हमारे शहर में और हमारी सोसाइटी में होता ही है सब कुछ। अच्छा, अंजुमन ताजरान के जो फ़राइज़ में शामिल है, वो है कि ताजरों के हकूक़ के लिए, जो मसाइल के लिए आवाज़ उठाना, उनके हल के लिए जद्दोजहद करना। तो अंजुमन ताजरान का इसमें क्या किरदार है, जो भी ये जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, और क्या किरदार होना चाहिए, अब तक क्या किरदार है और होना क्या चाहिए? अब तक तो मेरा ख्याल अंजुमन ताजरान का जो किरदार है वो फ़िलहाल इसमें मायूस कुन है, क्योंकि अभी तक जो ताजर के जो नुमाइंदे ख़ुद को ज़ाहिर करते हैं कि हम ताजरों के लीडर हैं, उनमें से अक्सर जो है वो खामोश हैं। और एक जो अंजुमन ताजरान के जो नए सदर हैं मिर्ज़ा अब्दुल मजीद, उन्होंने इस बारे में कहा था कि मैं कुछ खुशखबरी सुनाऊंगा कि जो है वो अच्छा, कैसे उन पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सोशल मीडिया पे हमने देखा है, ठीक है, तो कि उन्होंने ये जो है वो दुकानों की नीलामी करवाना वो चाह रहे थे, इसमें क्या वो उनके पास कोई इख्तियारात हैं या वो नहीं, उनके पास तो इख्तियारात नहीं है ना। ये तो जिस बंदे ने वहाँ पे अदालत के अंदर इसका जो है वो दावा दायर किया है नीलामी का, कि नीलामी होनी चाहिए, अगर उसमें मिर्ज़ा अब्दुल मजीद का नाम है तो आप चेक कर लें, वो तो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास। अच्छा, तो अब बात आप अदालती अहकामात के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो अदालत की तरफ से आ रहे हैं नीलामी के। नहीं देखें, अदालती अहकामात तो ज़ाहिर है वो तो हमारा आइन कहता है कि हमने अदालती अहकामात को मानना है, उसमें तो दो राय नहीं है। हमारी मोसिस अदालतें हैं और वो फैसले जो है वो उन्होंने उस रोशनी में करने होते हैं जो दलाइल उन्हें दिए जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उसमें। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का फ़ैसला आना, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इस तरह का फ़ैसला आना वहाँ पे यकीनन जो ताजरों के जो नुमाइंदे वहाँ पेश हुए होंगे, जिन्होंने इसकी मुखालफत की होगी कि ये नहीं होनी चाहिए नीलामी, ये शायद मुखालफत नहीं भी हुई तो ये फ़ैसला आ गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ताजरों की इंतहाई कमज़ोर नुमाइंदगी की वजह से ये सारा वाक़या हुआ, वरना हमारी जो मौजूद अदालत है, अगर उसको दलाइल अच्छे दिए जाते या अगर उसको जो है मतलब वो डॉक्यूमेंट सही तरह से पेश किए जाते, तो मेरा ख्याल है शायद फैसला जो है अदालत में वो दलाइल जो है वो दुरुस्त नहीं रखे। जी, मैं समझता हूँ कि ताजरों का जो पैगाम है, जो ताजरों के जो मसाइल हैं, उनको अदालत में उस लेवल के ऊपर जो है उसके ऊपर फाइट नहीं की गई। इस दावे के यानी कि बरक्स भी कोई बंदा गया है कि जाके उसने यानी कि इनकी हमायत की हो, ताजरों के यानी कि आवाज़ बन के कि इनसे ये दुकानें नहीं लेनी चाहिए, नीलामी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह का हुआ? असल में जो मेरा ख्याल है वहाँ पे बुलाया गया था चेयरमैन बल्दिया को, तो उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है जी, हम तो नीलामी के इश्तिहार जारी कर देते हैं,
तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें जो है अपना मौक़िफ़ वहाँ पे भरपूर तरीके से देना चाहिए था, नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। नुमाइंदगी ऐसी करनी चाहिए थी कि जो बल्दिया के लिए भी सूटेबल होती और ताजरों के लिए भी सूटेबल होती। अब ये तो नहीं है कि खाली बल्दिया को अगर देखा जाए तो उसके मफादात को देखा जाए तो ताजरों की जो है वो मतलब गर्दन पे ये छुरी फेरने का मुतरादिफ है ना, कि एक बंदे ने सारी ज़िंदगी उस दुकान के ऊपर, उस जगह के ऊपर अपने नाम बनाया है और बाद में आप आके हैं जी आप अपनी दुकान वापस जो है नीलामी में ख़रीद लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है फ़ैसला इंतहाई मायूस कुन है और जो जिसने भी ताजरों की नुमाइंदगी की है उसने इंतहाई कमज़ोर नुमाइंदगी की है इसमें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने कोशिश की है कि जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे जाएँ कि नीलामी होने से नुकसान किसका होगा और रिलीफ़ किसको मिल सकता है। तो पहली बात तो एक चीज़ वाज़ह हुई है कि किसी आम ताजर को या किसी भी आम शहरी को ये इससे कोई रिलीफ़ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नीलामी में जो भी दुकान लेगा वो सरमायाकार होगा और पहले से डबल दामों में दुकान जो है वो नीलामी में वो ले सकता है। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो अवाम के मसाइल हैं, शहरियों के मसाइल हैं, वो हम उनकी आवाज़ बनकर उभरें और इंतज़ामिया तक, जो आला हकाम तक कोई भी मसाइल हो हम रखने की कोशिश करें ताकि उन पे नोटिस लिया जा सके। मैं रुस्तम भाई आपकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपने नाज़रीन तक जो है ना, जो हमारी जो खासकर जो ताजर बरादरी है उसके लिए मैं ये लाजमी पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने हकूक़ के लिए उठे, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। देखें कि आपके जो फ़ैसले हैं या आपकी जो नुमाइंदगी है वो दिलेराना तरीके से कौन करता है, आपके जो दिल की जो आवाज़ है वो हुक्काम बाला तक कौन पहुँचाता है। अगर आप लोग जो है वो नहीं उठेंगे तो ऐसे फ़ैसले होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर आप लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले आना, हुकूमती फ़ैसले आपके ख़िलाफ़, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके फ़ैसले जो है वो आपके एंटी आना, आपके मुखालिफ आना, तो ये फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हुकूमतें जो हैं उनका बनने का मकसद यही होता है कि आवाम के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का मकसद ये होता है कि ताजरों को रिलीफ दिया जाए, शहरियों को, दुकानदारों को, वहाँ के रिहायशियों को रिलीफ मिले। लेकिन उस रिलीफ के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं कि आप लोग क्या चाहते हैं। जब आप लोग बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल है कि कोई आपकी बात को समझ सके। बिल्कुल, मैं यहाँ पे बात करूँगा। पहले तो मंडी बॉलदीन में मसाइल की भरमार है और इन मसाइल के लिए एक तो वो मसाइल की, रुस्तम भाई वो मसाइल की भरमार किस लिए है? वो इसलिए है कि फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे DCO साहब मंडी बॉलदीन में आए हैं तो उन्होंने अगर आके कोई ऐसा काम कर दिया है जो एक दुकानदार की मजबूरी है और उसके वो हुकूमती के खिलाफ जाता है, इकदाम किए, तो उसके ऊपर उसको जुर्माना हो गया है। अब होना तो ये चाहिए कि उसका जो ऐसा हल तलाश किया जाए कि उसको जुर्माना भी ना हो और जो हुकूमती जो अहकाम है उनकी भी पासदारी हो जाए। तो लेकिन बजाय उसकी हम लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या ऐसा होता है कि हम लोग अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाने के लिए, ज़ाती मफादात के लिए हम लोग अपने दुकानदार नुमाइंदों का सौदा करते हैं और हमारे जो हुकाम बल, जो हमारे हुकाम बैठे हुए हैं उन तक हम अपनी पूरी बात नहीं पहुँचाते। तो उसके लिए अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? जो बंदा अपने हक़ में बात नहीं कर सकता, अल्टीमेटली नुकसान यहाँ पे अपने नुमाइंदों की पहचान करें कि कौन शहर का मफाद चाहता है और कौन अपने मफादात की जंग लड़ रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है करना। और अवाम को भी बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये अपना कुछ अर्सा पहले जो अस्पताल का मसला है मंडी बॉलदीन, यहाँ पे भी अवाम की मैं सुस्ती कहूँगा कि अवाम को अंदाज़ा ही नहीं है। इस पर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, ज़रूर इस मसले को मज़ीद हाईलाइट करेंगे कि जो THQ की मंजूरी की जो एहतजाज किए गए और अभी वो वहाँ पे क्या सूरत हाल है, एमरजेंसी में क्या सूरत हाल है और मुआहदे हुए वो पूरे ना हुए, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। तो मज़ीद इस बारे में बात करेंगे। तो रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।